Hello friends, I am Dr. Dishant and in my series of lecture I am talking about human system. So today we discuss about respiratory system part 4. तो चलिए देखते हैं। अपना जो आज का टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड। अपने ब्लड के अंदर जो दो मेन गैसेस हैं, एक ऑक्सीजन और एक CO2, वो कैसे अपनी पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, किस फॉर्म में होती है, उसको इस टॉपिक के अंदर अपन देखेंगे। तो सबसे पहला जो अपना आ रहा है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो लिखा है एज मच ऑक्सीजन कम्स इन द ब्लड फ्रॉम एयर इट इज अप्रोक्सीमेटली 3% dissolves in the blood plasma. ओके, नेक्स्ट लिखा है रिमेनिंग 97% ऑक्सीजन कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि अपन यदि एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन अपनी एल्वियोलाई के थ्रू एंटर होती है, ठीक है, तो यदि उसको अपन एल्वियोलाई के अंदर, मान लो ये एल्वियोलाई है, ओके, और यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरी है, तो मान लेते हैं कि एल्वियोलाई के अंदर यदि 100% ऑक्सीजन आती है तो उसका 97% पार्ट तो 97% पार्ट तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट जो आरबीसी है, ये आरबीसी मान लो आप, उस आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच फॉर्म में जाती है। यानी यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है और क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मैक्सिमम तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन रिमेनिंग जो 3% है, ठीक है, 3% वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व हो जाती है। तो डिजोल्व होकर के वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो यहाँ पे दो फॉर्म मिल रहे हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के। पहला जो कि 3% पार्ट है टोटल ऑक्सीजन का, वो डायरेक्ट ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है, और घुले हुई फॉर्म में डिजोल्व फॉर्म के अंदर टिश्यू लेवल तक पहुंच जाता है। जबकि मैक्सिमम पोर्शन जो है यानी 97% ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है और क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। अच्छा, ये ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन नहीं करती है, यानी ये ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज नहीं करती है, सिर्फ अटैच होती है। सिर्फ क्या होती है, अटैच होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इस कंडीशन को, जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होती है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजनेशन, ओके, यहां मैं लिख देता हूं ऑक्सीजनेशन। क्लियर। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ में 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अटैच होता है। और यदि मैं एटम की बात करूं तो टोटल 8 एटम ऑक्सीजन क्या होंगे, अटैच होंगे। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम होते हैं ऑक्सीजन के, 2, तो 4 के अंदर कितने हो जाएंगे, 8। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑक्सीजन है, ये 8 नंबर और ओ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ये लिखा हुआ ही है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट लिखा है 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, तो अपने को पता है 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर लगभग 15 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml, तो 15 ग्राम कितना करेगा, 1.34 इंटू 15, तो अप्रोक्सीमेटली ये 20 ml ऑक्सीजन आ जाएगी। तो अपन यूं कह सकते हैं कि लगभग 100 ml ब्लड जो होता है वो 100 ml ब्लड जो होता है वो 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। क्लियर, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लिखा हुआ है
The blood transports carbon dioxide comparatively easy because of its higher solubility. ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो CO2 की सॉल्युबिलिटी होती है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो CO2 मोर सोल्यूबल होता है प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। तो ऑक्सीजन लेस सोल्यूबल कंपेरेटिव टू CO2। क्लियर? लिखा हुआ है there are three ways of transport of carbon dioxide by which 100 ml of blood manage to deliver about 4 to 4.2 ml of carbon dioxide to the alveoli। तो अपन देखा था वहां पे 20 ml ऑक्सीजन जो थी वो 100 ml ऑफ ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे 100 ml जो ब्लड है वो लगभग 4 टू 4.2 के अप्रोक्स, ठीक है ना, ml में CO2 को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब अपन जब CO2 ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो ब्लड के अंदर CO2 जो है वो 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो सबसे पहली फॉर्म आती है तो बोलते हैं इन डिजोल्व स्टेट, यानी जो CO2 होगी वो डायरेक्ट प्लाज्मा के अंदर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, और प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म के अंदर क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी। और टोटल CO2 को यदि अपन 100% मान लें, ठीक है, तो लगभग 7 to 10%, ये एक वेरी करता है, तो लगभग 7 to 10% में 7% ले लेता हूँ, जो CO2 होती है वो सीधा प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होती है। सेकेंड फॉर्म होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे जो CO2 होगी वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी। बाइकार्बोनेट मतलब यहाँ पे वाटर और CO2 अटैच होगी और कार्बोनिक एसिड बनेगा HCO3 H2CO3, ठीक है, और देन ये टूट जाएगा H प्लस और HCO3 माइनस के अंदर, तो इसको बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं। तो इस फॉर्म में CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। और थर्ड रहता है इन कॉम्बिनेशन विद एमीन ग्रुप ऑफ प्रोटीन, यानी ये जो है वो होगा हीमोग्लोबिन के साथ में CO2 अटैच हो जाएगी, ठीक है, और HbCO2 बनेगा। इसको बोलते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो थर्ड जो होगा CO2 का ट्रांसपोर्टेशन वो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब इन सबको अपन डिटेल में पढ़ते हैं होता क्या है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये डायग्राम आपने पहले भी देखा है, तो आपको पता होगा कि ये जो पोर्शन है यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू वाला पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ ह्यूमन का डायग्राम है, लेकिन आप यहाँ पे मान के चलो सेल टिश्यू या ऑर्गन पार्ट मान के चलो। तो यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, या इस एरिया पे टिश्यू लेवल पे क्या होता है, टिश्यू ऑक्सीजन लेता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, और उसके बदले में वो CO2 जनरेट करता है। तो टिश्यू लेवल पे CO2 की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन कंज्यूम की जाती है और CO2 प्रोड्यूस की जाती है। क्लियर? अब ये CO2 फिर हार्ट को जाती है और फिर हार्ट में लंग को जाती है, ठीक है, और यहाँ लंग से वो CO2 जो होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। क्लियर? देन ऑक्सीजन अंदर एंट्री करती है और ऑक्सीजन अंदर आकर के फिर ट्रांसपोर्ट होती है, फिर हार्ट को दी जाती है, और देन हार्ट से फिर टिश्यू को सप्लाई की जाती है। तो एक बात तो फिक्स हो गई कि लंग लेवल पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और टिश्यू लेवल या सेल लेवल पे CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये टिश्यू लेवल पे जो CO2 बनती है और लंग लेवल पे जो ऑक्सीजन आती है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, और यहाँ पे CO2 कैसे बाहर निकलती है और यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे यूज आती है, तो वो सारी चीज़ें अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं, टिश्यू लेवल पे अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये टिश्यू लेवल पे कैसे CO2 जो है और कैसे जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है और कैसे अपनी फॉर्म चेंज करती है, तो वो अपन यहाँ पे देखते हैं। अपन ने अभी पहले CO2 की बात करेंगे फिर ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो CO2 है वो 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो फॉर्म कौन कौन सी है आओ देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखो सेल दे रखी है, ये सारी सेल्स है, ठीक है। जब यहाँ पे ग्लूकोज आता है और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है,
तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और साथ में बनती है CO2। तो ये CO2 निकल करके ये जो स्पेस है, टिश्यू के अराउंड जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इधर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये जो एरिया है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का है। देन इसके ऊपर ये जो रेड रेड आपको बैरियर दिखाई दे रहा है, ये ब्लड कैपिलरीज की एपिथीलियम है, या यूं कह सकते हो ब्लड कैपिलरीज की बाउंड्री है, और इसके अंदर का जो भी पोर्शन है वो ब्लड का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कौन सा है, ब्लड है। क्लियर। और ये जो आप स्ट्रक्चर रेड रेड जैसे देख रहे हो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी। क्लियर। तो ये जो टिश्यू लेवल पे CO2 प्रोड्यूस होती है वो सेल से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड में जाती है, और वहां से डिफ्यूज होकर के, क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ज़्यादा होती है और ब्लड के अंदर कम होती है, तो वो क्या करती है, हायर कंसंट्रेशन से CO2 लोअर कंसंट्रेशन में चली जाती है। तो जो CO2 है वो जैसे ही ब्लड के अंदर आती है तो CO2 का लगभग 7% पार्ट जो होता है, 7%, ठीक है ना, 7 to 10% वेरी कर सकता है, लेकिन अपन एवरेज 7% लेके चल रहे हैं। 7% CO2 जो है वो डायरेक्ट प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व हो जाता है। तो पहला फॉर्म तो अपना यही हो गया कि जो CO2 है वो डायरेक्ट प्लाज्मा में डिजोल्व हो गया। रिमेनिंग जो CO2 है वो 93% जो CO2 बच गई, वो कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप अपन देख रहे हैं कि जो CO2 टिश्यू फ्लूइड में है वो ब्लड में जाती है, और ब्लड के प्लाज्मा में वो CO2 वाटर के साथ कंबाइन हो जाती है। ठीक है, जैसे ही CO2 वाटर के साथ कंबाइन होती है तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनता है। कैसे बनता है देखो, ऊपर बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो ये H2O, ये CO2, दोनों मिले क्या बना, H2CO3। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। लेकिन बात यह है कि कार्बोनिक एसिड होता है अनस्टेबल। तो जैसे ही कार्बोनिक एसिड बनता है तो ये टूट जाता है H+ और HCO3- के अंदर। ये तो हाइड्रोजन आयन हो गया, और ये क्या हो गया, बाइकार्बोनेट आयन। इस आयन को अपन क्या बोलेंगे, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है। आपको पता है ये कार्बोनिक एसिड, एसिड का क्या काम होता है, H+ रिलीज करना। तो ये H+ रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे ये पूरी रिएक्शन नहीं बताई गई, यहाँ सीधा बता दिया गया कि CO2 जैसे ही वाटर के साथ प्लाज्मा के अंदर ऐड होता है तो HCO3- और H+ बनता है। क्लियर। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है, बाइकार्बोनेट आयन बनने की रिएक्शन जो होती है वो बहुत स्लो होती है। इसके लिए यहाँ पे एंजाइम नहीं होते हैं। आपको पता है एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं, रिएक्शन होने की स्पीड बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं है, इसलिए ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, स्लो रिएक्शन है। ठीक है। तो बाइकार्बोनेट आयन यहाँ बनता है लेकिन कम बनता है, स्लो रिएक्शन। फिर CO2 का कुछ अमाउंट जो है वो आरबीसी के अंदर जाता है, और इसी तरीके से CO2 वाटर के साथ जुड़ती है और बाइकार्बोनेट और H+ आयन बना देती है। लेकिन आरबीसी के अंदर जो ये बाइकार्बोनेट आयन बनने की प्रोसेस है वो फास्ट होती है। वो फास्ट क्यों होती है, इसका एक रीजन है कि इस लेवल पे एक एंजाइम मिलता है। उस एंजाइम को अपन बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, शॉर्ट में इसको C.A बोलते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो इस रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत फास्ट होता है। ठीक है। तो मैक्सिमम जो CO2 होती है जो बाइकार्बोनेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो रही है वो प्लाज्मा पार्ट में नहीं होती, वो आरबीसी के अंदर हो जाती है। इसका रीजन क्या है, एंजाइम की प्रेजेंस। क्लियर। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपने देखा कि HCO3- और H+ बन गया यहाँ कार्बोनिक एसिड की वजह से। अब यहाँ पे देखो ये जो HCO3- जो अब कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयन बन चुका है, ये इस आरबीसी से बाहर निकल के प्लाज्मा में जाना चाहता है। ठीक है, ये यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। क्लियर। तो ये तो निकलना चाहेगा, लेकिन ये यदि बाहर जाएगा तो इसके साथ में H+ आयन को भी जाना चाहिए। ऐसा क्यों, देखो आरबीसी के अंदर क्या रहना चाहिए, आयन बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है। यदि आयन बैलेंस रहेगा तो जो आरबीसी के अंदर पीएच है वो भी मेंटेन रहेगी। क्लियर। ये पीएच पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है।
तो आयन बैलेंस रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उसको डोनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोनर मेम्ब्रेन। ठीक है। और ये डोनर मेम्ब्रेन क्या करती है, H प्लस आयन को बाहर जाने नहीं देती। H प्लस आयन को बाहर जाने नहीं देती है, लेकिन बाइकार्बोनेट तो जाना चाहता है। तो बाइकार्बोनेट आयन जो है वो आरबीसी के थ्रू जैसे ही बाहर जाता है तो आयन बैलेंस करने के चक्कर में क्लोराइड आयन, जो कि प्लाज्मा के अंदर, ये प्लाज्मा वाला पार्ट ही तो है, ये पूरा प्लाज्मा वाला पार्ट है, तो क्लोराइड आयन जो है वो प्लाज्मा से निकल करके जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकलता है वैसे ही Cl माइनस जो क्लोराइड आयन है वो अंदर आ जाता है, ताकि जो नेगेटिविटी है ना, यानी जो आयन बैलेंस है वो बना रहे, मेंटेन रहे। तो बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा आयन, तो क्लोराइड आयन अंदर आ जाएगा। क्लियर? तो इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। या इसी को एक नाम और अपन देते हैं हैम्बर्गर फिनोमिना। हैम्बर्गर हैम्बर्गर फिनोमिना। ठीक है, हैम्बर्गर फिनोमिना, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लोराइड शिफ्ट हुआ या फिर हैम्बर्गर फिनोमिना इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, H प्लस आयन प्रेजेंट है, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन जो है वो बाहर कहाँ गया? प्लाज्मा के अंदर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है कि ये जो बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा के अंदर आ गया, अब आपको पता है प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये प्रेजेंट रहता है। तो ये इस बाइकार्बोनेट आयन के साथ में अटैच हो जाते हैं और सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं मैं नीचे बता रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। जैसे यहाँ सोडियम आयन आया जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा के अंदर आरबीसी के थ्रू आ गया क्लोराइड शिफ्ट की हेल्प से। तो अब ये सोडियम आयन बाइकार्बोनेट के साथ जुड़ करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। क्लियर? इस तरीके से पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी बन जाता है, KHCO3। क्लियर? और ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होकर के ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो ये तो हो गया अपना ये सारा कुछ मामला। अब अपन थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, मेरे हिसाब से पर्पल कर लेता हूँ। अब अपन ये तो सेकंड, पहली फॉर्म हो गई प्लाज्मा में डिजोल्व होकर के CO2 डायरेक्ट जाती है, और दूसरी फॉर्म जो हो गई, सेकंड फॉर्म जो हो गई थी वो हो गई थी CO2 वाटर के साथ जुड़ करके बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होना। थर्ड जो है वो है हीमोग्लोबिन के साथ में। तो जो ब्लड होता है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ब्लड के अंदर आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, करोड़ों में हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो CO2 जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच हो जाती है, और क्या बनता है? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनता है। क्या बनता है? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, HbCO2। HbCO2, तो यहाँ पे एक कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बन गया। क्लियर? तो यहाँ पे तीन फॉर्म हो गई। पहला प्लाज्मा में डिजोल्व होकर के, सेकंड जो है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, और वो मैंने बताया नहीं आपको वो कितना परसेंट होता है, लगभग 20 to 25% जो सॉरी 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 लगभग 70% जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट के आयन में, आयन के फॉर्म में या बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। और लगभग 20 यहाँ हटाओ, यहाँ पे 23 to 25% जो CO2 है वो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। क्लियर? तो यहाँ पे HbCO2 बन गया। क्लियर? अब एक चीज आपको यहाँ पे सुनना है, ये तो हुआ CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, कि CO2 किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है टिश्यू लेवल पे। लेकिन टिश्यू लेवल पे जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन होना होता है, उससे पहले उसको ऑक्सीजन की नीड होती है। तो जो ब्लड टिश्यू को प्रोवाइड किया जाता है, यानी टिश्यू की तरफ आता है ना, वो ऑक्सीजन लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो वो ऑक्सीजन आपको मैंने पहले बताया कि ऑक्सीजन दो फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। एक तो सीधा प्लाज्मा में डिजोल्व होकर के, जो कि लगभग कितना होता है? 3%, 3%। तो 3% ऑफ O2 जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है, वो डायरेक्ट प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होकर के आती है और वो डायरेक्ट सेल को दे दी जाती है।
तो ऑक्सीजन सीधा सेल के अंदर चली जाती है। क्लियर, टिश्यू लेवल पे। लेकिन 97% जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में आती है? हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ठीक है, अब टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कब मिलेगी? जब हीमोग्लोबिन से ये जो अटैच यानी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो है, उसमें जो हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन अटैच है वो यहाँ से डिटैच हो जाए, तभी तो ऑक्सीजन जो होगी हीमोग्लोबिन से फ्री होगी और फिर कहाँ चली जाएगी? टिश्यू को या सेल को चली जाएगी। तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कैसे डिटैच होती है, इसके लिए यहाँ पे कुछ फैक्टर वर्क करते हैं, और वो फैक्टर कौन कौन से हैं वो मैं बता सकता हूँ। वो फैक्टर क्या है? हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को डिटैच करने वाले फैक्टर होते हैं CO2 और H+ आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, यदि CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ठीक है ना, तो नेट पीएच जो होती है वो कम हो जाती है। नेट पीएच कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि CO2 खुद क्या है? एसिडिक है। ठीक है, देन CO2 वाटर के साथ में रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है? कार्बोनिक एसिड, वो भी H+ रिलीज करता है, जिससे H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो वो एरिया कैसा हो जाता है? वो ब्लड का एरिया कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। और जब एसिडिटी बढ़ती है तो पीएच क्या होती है? घटती है। ये आपको पता होगा। तो जैसे ही पीएच रिड्यूस होती है तो वो रिड्यूस पीएच क्या करती है? हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से डिटैच करने में हेल्प करती है। या यूं कह सकते हैं CO2 और H+ आयन जो है वो मिलकर के, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को एक दूसरे से डिटैच करवा देता है। तो हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो CO2 और H+ का इफेक्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर, जो कि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से डिटैच करवा देता है, इस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं? बोहर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? बोहर इफेक्ट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बोहर इफेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। इस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं? बोहर इफेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आ रहा है वो कैसे डिटैच हो रहा है? बोहर इफेक्ट की वजह से। अब क्या हुआ? ऑक्सीजन तो सेल को चला गया, बेचारा हीमोग्लोबिन यहाँ पे क्या रह गया? अकेला रह गया। हीमोग्लोबिन यहाँ पे अकेला रह गया। और यहाँ पे H+ था, वो भी अकेला हो गया था। तो दोनों कहते हैं देख यार, H+ मैं अकेला हूँ, हीमोग्लोबिन कहता है H+ को, H+ कहता है हीमोग्लोबिन मैं अकेला हूँ। तो H+ और H भी दोनों मिलकर के HH भी बना लेते हैं, है ना, HHB। तो ब्लड के हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी के अंदर जो प्रेजेंट है वो HHB के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 चीजें बताई आपको। पहली, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा और डिजोल्व फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। बाइकार्बोनेट में भी दो तरीके से, एक प्लाज्मा के अंदर जो कि स्लो फॉर्म था, और एक आरबीसी के अंदर एंजाइम की प्रेजेंस में जो कि फास्ट फॉर्म था। और थर्ड मैंने बताया था CO2 का डायरेक्ट हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होना। क्लियर? तो ये पहला हो गया। सेकंड मैंने बताया था किस तरीके से टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। तो वहां पे भी दो तरीके थे, एक सीधा प्लाज्मा में डिजोल्व होकर के जो कि लगभग 3% था, और एक था ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से डिटैच होता है, कैसे बोहर इफेक्ट लगता है, और किस तरीके से टिश्यू को या सेल को ऑक्सीजन मिलती है। और नेक्स्ट मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन के साथ में H+ जुड़ करके HHB बन जाता है। तो ये 3 चीजें मैंने यहाँ पे बताई। ठीक है, तो ये कौन सा जगह पे हुआ? ये टिश्यू वाले एरिया पे मैंने ये सारा कुछ बातें बताई। अब CO2 ब्लड के अंदर आ चुकी है, ऑक्सीजन कम हो चुकी है, यानी ब्लड जो है वो कैसा हो चुका है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है। तो वो यहाँ से पहले हार्ट में जाएगा, और हार्ट से निकल करके फिर वो कहाँ जाएगा? लंग के अंदर जाएगा। अब जो अपन प्रोसेस पढ़ेंगे वो लंग की पढ़ेंगे, लंग की एल्यूलाई लेवल पे अपन पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो लंग लेवल पे अपने कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो ये एल्यूलाई लेवल या लंग लेवल है। तो यहाँ पे आपको पता है कि पहले CO2 का ही देखेंगे। तो CO2 कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कैसे कैसे बाहर निकलती है, मतलब लंग से जो CO2 आई है यहाँ से, CO2 डीऑक्सीजन ब्लड, वो लंग से कैसे बाहर निकलती है। ठीक है, और ऑक्सीजन कैसे लंग के अंदर जाती है, वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं।
तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ और मैं इस बार पेन ले लेता हूँ, मान लो ग्रीन कलर का ले लेता हूँ, ठीक है। तो एल्वियोलाई लेवल पे देखते हैं। तो एल्वियोलाई लेवल पे सीधा सा मैं इधर देखता हूँ, CO2 का देखते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे CO2 पहुँचती है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट में आपको पता है H+ वगैरह ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है कि प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, वो डिटैच हो जाता है और बाइकार्बोनेट आयन बच जाता है। इस तरीके से जो यहाँ पे H+ आयन होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। क्लियर। तो यहाँ पे क्या, जैसे ये टूटता है, जैसे ये टूटता है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये HCO3- H+ के साथ में, देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले जो अपने पास बाइकार्बोनेट था वो NHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जैसे ही एल्यूलाई लेवल पे आते हैं तो ये सोडियम इससे डिटैच हो जाते हैं और ये पोटेशियम भी इससे डिटैच हो जाते हैं, ठीक है। दोनों डिटैच हो जाते हैं तो बचता क्या है, बाइकार्बोनेट आयन। अब ये बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे H+ के साथ में क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है, CO2 और वाटर बना लेता है। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो एंजाइम की एब्सेंस में होती है और प्लाज्मा में होती है, इसलिए ये कौन सा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। तो यहाँ से CO2 जो है वो ब्लड से निकल करके एल्यूलाई के अंदर चल जाती है। देखो ये जो एरिया है ना, यहाँ वाला ये एरिया, ये एल्यूलाई वाला एरिया है, ठीक है, एल्यूलाई। और ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये ब्लड वाला एरिया है। और ये इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, जो एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में जो स्पेस रहता है वो है। तो ये चीज़ है। आपको थोड़ा मैं और लाइवली बताऊं तो ये यहाँ पे देख सकते हो, ये एल्वियोलाई हो गई और ये ब्लड कैपिलरी हो गई, ठीक है। तो ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है ये वाला एरिया ब्लड कैपिलरी वाला, और ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है ये है ब्लड, ये एल्वियोलाई वाला। और ये जो एरिया है ये वाला फ्यूज्ड मेम्ब्रेन जिसको लिखा है, वो ये वाली मेम्ब्रेन है, ये वाली। क्लियर, इन दोनों के बीच की ये जो खाली है। क्लियर। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट जो है वो फ्यूज होकर के H2CO3 बनाएगा, जो कि अनस्टेबल होता है, डायरेक्ट वो CO2 और वाटर में टूट जाता है और CO2 सीधा डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ जाती है, एल्वियोलाई के अंदर आ जाती है। तो एक तो ये तरीका, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है। तो क्या होता है, आपको पता है RBC के अंदर कार्बनिक एनहाइड्रेज है जो कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। तो बाइकार्बोनेट आयन का कुछ पार्ट जो है, मतलब जो मैक्सिमम पार्ट है, वो क्या करता है, डोनर मेम्ब्रेन, आरबीसी की जो डोनर मेम्ब्रेन है उसके थ्रू अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है, अंदर। तो जैसे ही HCO3- अंदर जाएगा तो आयन बैलेंस करने के लिए क्लोराइड क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो क्लोराइड आयन जो था उसका भी बैलेंस हो गया, पहले अंदर गया था अब बाहर आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये HCO3 जो है वो हाइड्रोजन आयन के साथ में अटैच होता है, बाद में बताऊंगा ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है। AH+HCO3- के साथ में अटैच होता है, जो कि एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज जिसको अपन CA बोलते हैं शॉर्ट में, उसकी प्रेजेंस में होता है और फिर से क्या होता है, CO2 और वाटर में टूट जाता है, ये फास्ट होता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम CO2 और वाटर को मिला करके कार्बोनिक एसिड बनाने में भी मदद करता है और उसको तोड़ने में भी मदद करता है, दोनों तरीके से ये अफेक्ट करता है ये एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 रिलीज हो जाती है और वाटर भी बन जाता है, तो वाटर वाटर वेपर के फॉर्म में या जो भी बैलेंस होना होता है, वाटर तो अपना बैलेंस हो जाता है। CO2 जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ आ जाती है, डिफ्यूजन के थ्रू आ जाती है एल्वियोलाई के अंदर। क्लियर। तो यहाँ पे भी CO2 आ गई और यहाँ पे भी CO2 आ गई, दो तरीके से CO2 आ गई है। अब तीसरा अपन देखते हैं किस तरीके से CO2 बाहर निकलती है। तो प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में हो गई पहली, दूसरा हो गया बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और तीसरा हो गया अब ये कार्बोमोनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो अब जब जैसे ही एल्यूलाई लेवल पे HbCO2 आता है, मतलब कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन आता है, तो क्या होता है, HbCO2 जो CO2 हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुई हुई है वो डिटैच हो जाती है। अब CO2 हीमोग्लोबिन से डिटैच क्यों हो जाती है, ये चीज समझो। ये इसलिए होता है क्योंकि एल्यूलाई लेवल पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है।
और H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। बात समझ आ गई। और CO2 की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है एल्वियोलाई लेवल पे, यहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा और H प्लस और CO2 की कंसंट्रेशन कम, तो एसिडिटी क्या हो जाती है, कम, तो पीएच क्या हो जाती है, ज्यादा। और जो हाई पीएच होती है और हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो होती है वो एल्वियोलाई लेवल पे HbCO2 के डिटेच होने का कारण बनता है। Hb अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है। बात समझ आई, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन और हाई पीएच जो है वो HbCO2 को क्या करवा देती है, अलग करवा देती है। क्लियर हो गया। इस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को अपन बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, हेल्डन इफेक्ट, हेल्डन इफेक्ट, हेल्डन इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर। तो जो टिश्यू लेवल पे हो रहा था उसको बोहर इफेक्ट बोला, ठीक है, और यहाँ पे जो इफेक्ट हो रहा है उसको अपन बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट। क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये हेल्डन इफेक्ट है। क्लियर। तो यहाँ पे CO2 क्या हो गया, अब रिलीज हो गया और हीमोग्लोबिन क्या हो गया, फ्री हो गया। अब हीमोग्लोबिन यहाँ पे फ्री हो गया। अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, अच्छा आरबीसी के अंदर क्या था, HHB भी था, मैंने बताया था। हाइड्रोजन के हाइमोग्लोबिन के साथ में H प्लस जुड़ जाता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर एंटर करती है और ये ऑक्सीजन क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। जैसे ही हीमोग्लोबिन के अंदर अटैच होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन H प्लस आयन को क्या कर देता है, बाहर कर देता है और आरबीसी के अंदर H प्लस आयन बढ़ जाता है और यही H प्लस आयन, ठीक है ना, आगे चल करके बाइकार्बोनेट आयन को अवेलेबल होता है। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। तो ये सारा कुछ चलता है। तो ऑक्सीजन जो है वो लगभग 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है और रिमेनिंग जो लगभग 3% ऑक्सीजन जो होती है वो सीधा डायरेक्ट प्लाज्मा में क्या हो जाती है, डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो एल्वियोलाई लेवल पे अपन ने क्या देखा कि ब्लड से कैसे CO2 फ्री होकर के, चाहे वो डिजोल्व फॉर्म से फ्री होकर के, चाहे वो बाइकार्बोनेट आयन से फ्री होकर के, और चाहे वो कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन से फ्री होकर के, कैसे वो ब्लड से निकल करके एल्वियोलाई तक पहुंच जाती है और एल्वियोलाई में फिर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर क्या होती है, बाहर निकल जाती है, यानी लंग से बाहर निकल जाती है, यानी ये वाली चीज़ हो जाती है। बात समझ आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और ऑक्सीजन कैसे यहाँ पे होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एल्वियोलाई लेवल पे ज़्यादा होती है तो वो डिजोल्व फॉर्म में और हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच फॉर्म में यहाँ ट्रांसपोर्ट होती है। तो बात समझ आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। यहाँ पे अपन ने एक क्लोराइड शिफ्ट यानी हैम्बर्ग फिनोमिना देखा, हैम्बर्गर फिनोमिना देखा, फिर उसके बाद में अपन ने बोहर इफेक्ट देखा और एल्डन इफेक्ट देखा। ठीक है, एल्डन इफेक्ट एल्वियोलाई लेवल पे होता है, ठीक है, और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से कार्बामाइन हीमोग्लोबिन का डिटैच होना को इंड्यूस करता है। क्लियर। और टिश्यू लेवल पे CO2 जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिटैचमेंट को प्रमोट करता है। क्लियर, उसको अपन बोहर इफेक्ट बोलते हैं। तो ये अपना होता है कुछ ट्रांसपोर्टेशन वाली प्रोसेस। अब अपन इनको देख लेते हैं। सबसे पहले CO2 का ही चल रहा है तो CO2 का अपन देखते हैं। यहाँ पे पहला जो है इन डिजोल्व स्टेट, तो मैंने बता दिया कि जो लगभग 5 to 7 और कुछ लोग तो बोलते हैं 7 to 10%, है ना, वेरी करता रहता है। तो क्योंकि कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम होता है ना वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है, तो फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। तो लेकिन एवरेज अपन कितना मानते हैं, 7% मान के चलते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 5 to 7% of carbon dioxide is transported being dissolved in the plasma of blood, डायरेक्ट प्लाज्मा में। और लिखा है hence 0.3 ml of carbon dioxide is transported per 100 ml of blood plasma। तो जो टोटल जो है CO2 ट्रांसपोर्ट होती है उसका लगभग आप 7 to 10% निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग 0.3 ml जो CO2 है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होकर के ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है
इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। तो लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द टिश्यू, यस हमने पढ़ा था। डिफ्यूजेस पैसिवली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यस ये भी हमने पढ़ा था। passes into the red blood corpuscles, ये भी अपन ने पढ़ा था। where it reacts with the water to form carbonic acid H2CO3, देखा था ना टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल पे अपन देखा था कि H2O के साथ में CO2 ऐड हो रही थी और क्या बन रहा था H2CO3, ठीक है, जो कि क्या था अनस्टेबल था, तो H प्लस HCO3 माइनस में टूट रहा था। क्लियर। और इसके लिए लिखा है दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। और इसका जो को फैक्टर होता है ना वो जिंक होता है, ये आप ध्यान रखना, जिंक+2 को फैक्टर जो एंजाइम के साथ अटैच होकर के उसकी एक्टिविटी को एनहांस करता है उसको बोलते हैं को फैक्टर। तो यहाँ जिंक प्रेजेंट होता है, जिंक, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखा है यहाँ पे सी होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज फाउंड इनटू द इरिथ्रोसाइट। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है एंड टेक्स लेस देन 1 सेकेंड टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड जो है, थर्ड जो है वो है इन कॉम्बिनेशन विद एमीन ग्रुप ऑफ प्रोटीन। तो एमीन ग्रुप के साथ में कैसे अटैच होता है ये देख लेते हैं। तो मैं पहले आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन वो दो पार्ट से मिलके बनता है, एक होता है हीम पार्ट और एक होता है ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन पार्ट, हीम पार्ट तो पिगमेंटेड पार्ट होता है, लेकिन ग्लोबिन पार्ट जो होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन की चेन्स होती है जिनको अपन बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये टोटल कितनी होती है, एक हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा की चेन और 2 बीटा की चेन, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, ये जो प्रोटीन होते हैं उसकी जो यूनिट होती है, मतलब जिनसे ये मिलकर के बनते हैं, जिनके रिपीटेशन से, जिसका मोनोमर अपन कह सकते हैं, वो होता है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन जो होती है वो अमाइनो एसिड के रिपीटेशन से बनती है। क्लियर। तो एक अमाइनो एसिड का यदि अपन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो बीच में कार्बन होता है और कार्बन की 4 वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से फुलफिल रहती है। तो एक ग्रुप होता है एल्किल ग्रुप जो कि चेंज होता रहता है, एक होता है हाइड्रोजन ग्रुप, एक होता है एसिड ग्रुप COOH, ठीक है, और एक ग्रुप होता है एमीन ग्रुप NH2। तो ये ग्रुप जो है उसको बोलते हैं एमीन ग्रुप। तो जो CO2 होती है, जो CO2 होती है इस अमाइनो एसिड के एमीन ग्रुप के साथ में क्या होती है, अटैच होती है। बात समझ होगी। तो CO2 के लिए कार्ब वर्ड यूज आता है और हीमोग्लोबिन के जो पेप्टाइड चेन है उसमें जो अमाइनो एसिड है उसके एमाइन ग्रुप के साथ अटैच होता है, तो कार्ब अमाइनो और देन हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि beside the above two method carbon dioxide reacts directly with the amine radicals, ठीक है, NH2 of hemoglobin molecules and form a carb amino hemoglobin, yes। तो ये जो चीज बनी है वो क्या है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन है, ठीक है। लिखा हुआ भी है HB.NHCOOH, ठीक है, तो ये जुड़ गया है मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट लिखा है दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ में जो CO2 अटैच हुई है, मतलब कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बना है, ठीक है ना, वो टूट भी सकता है, ठीक है ना, रिवर्सिबल है, यानी हीमोग्लोबिन अलग हो सकता है और CO2 अलग हो सकता है। ये इस तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन है। लिखा हुआ है नियरली 23%, तो इसकी रेंज हो सकती है 23 to 25% तक रेंज जा सकती है, लेकिन अपने एवरेज लेके चल रहे हैं 23। तो नियरली 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस मोड। तो कार्ब अमाइनो के फॉर्म में ये लगभग इतना परसेंट ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन।
तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है वो देख लो। सबसे पहले लिखा हुआ है ब्रीदिंग में, अब मैंने पहले ही इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जब मैंने रेस्पिरेशन चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था रेस्पिरेशन या फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन जो है वो एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं: ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, लेकिन मैंने ये बताया था कि जब आपको सिर्फ रेस्पिरेशन के बारे में ही पूछे तो आपको सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बताना है। ठीक है, ब्रीदिंग के बारे में नहीं बताना। लेकिन यदि ब्रीदिंग के बारे में उसको एग्जामिनर को पूछना होगा तो वो ब्रीदिंग ही बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस। तो पहला लिखा हुआ है ब्रीदिंग, इट इज ए mechanism by which organism obtain oxygen from the environment and release कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वाली प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को एनवायरनमेंट में डालना। इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग को अपन वेंटिलेशन भी बोलते हैं, संवर्तन हिंदी में। ठीक है, जबकि रेस्पिरेशन देखो लिखा हुआ है इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। वो फूड मटेरियल क्या था? ग्लूकोज। तो सेल के अंदर ऑक्सीजन आती है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करती है और CO2 वाटर और ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, और देन उसके बाद में अपन ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स यूज आते हैं। तो रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जबकि ब्रीदिंग नॉर्मल एक मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग में इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। यस, फिजिकल है, एनवायरनमेंट के साथ में लंग का इंटरेक्शन है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। जबकि ये क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बायो का मतलब हमेशा कहीं पे भी बायो आगा उसका मतलब होता है लिविंग, लिविंग थिंग्स। ठीक है, और केमिकल प्रोसेस मतलब केमिकल रिएक्शंस। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग बॉडी के अंदर होती है, और अपने लिविंग बॉडी के अंदर यानी बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो कौन सी होती है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। तो उनको ही अपन क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज जैसा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, CO2 और वाटर जैसे सिंपल मॉलिक्यूल में उसका कैटाबॉलिज्म होता है, मतलब उसका ब्रेक डाउन होता है। वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया ना। तो यहाँ पे ये इस तरीके से अपन पता कर सकते हैं। देन नो एंजाइम आर रिक्वायर्ड, कोई रिक्वायर्ड नहीं है एंजाइम की, बस प्रेशर डिफरेंस जनरेट होना चाहिए। जबकि यहाँ पे ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन, जो कि कैटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो मल्टी स्टेप रिएक्शन है। उसके अंदर लगभग मोटा मोटी तौर पे अपन उसको क्लासीफाई करें तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल एंड ETS ये चलता है, जो कि आपके हायर क्लासेस में आएंगे। तो और उनमें भी बहुत सारी रिएक्शंस होती है। तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होकर के CO2 वाटर और ATP बनना, ये एक बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स यूज आते हैं। तो इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है ब्रीदिंग में इट यूटिलाइज एनर्जी। हाँ बिल्कुल, जब अपन सांस को खींचते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, इनहेलेशन वाली प्रोसेस होती है, तो उसमें अपने को एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता है। उसके लिए अपने को ATP चाहिए होती है, क्योंकि वो प्रोसेस कैसी प्रोसेस होती है? एक्टिव प्रोसेस होती है। जबकि रेस्पिरेशन की अपन बात करें तो यहाँ पे तो एनर्जी रिलीज होती है जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाते हैं ना। चलो मैं करवा ही देता हूँ यहाँ पे। तो क्या बनता है? CO2 बनती है, वाटर बनता है, और लगभग मैंने बताया था 36 to 38 ATP क्या है? जनरेट होती है। ह्यूमन के अंदर जो है 36 ATP जनरेट होती है नेट, और बैक्टीरिया वगैरह के अंदर 38 ATP जनरेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ओनली सर्टेन ऑर्गन टेक पार्ट इन ब्रीदिंग। यस, लंग लेता है लेकिन पार्टिसिपेशन, ठीक है ना, ब्रीदिंग के अंदर। जब यहाँ लिखा है रेस्पिरेशन इज कनेक्टेड विद एवरी सेल ऑफ द बॉडी। यस, हर एक सेल को एनर्जी के लिए कुछ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट है इट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फिनोमिना, सेल के बाहर होता है, सही बात है। लेकिन ये क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर, मतलब ये सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों तरह की यहाँ पे एक्टिविटी होती है। सेल के बाहर एक्टिविटी क्या होती है? CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज, ठीक है, ग्लूकोज का आना, तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर हो गई। देन उसके बाद में इंट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या हो गया?
सेल के अंदर जो ऑक्सीजन आई है, जो ग्लूकोज आया है, ठीक है ना, उसका ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन, जो रिएक्शंस होती है वो साइटोप्लाज्म वगैरह के अंदर, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया उसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो सेल के अंदर प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये कुछ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिफरेंस हो गए। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपके यहाँ 10th क्लास के अंदर ये चीज़ें नहीं है, लेकिन आप जैसे 11th क्लास के अंदर जाओगे तो ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होता है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन, इस ये जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। जो अपनी एक सिंपल सी रिएक्शन लिख रहे हैं ना, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, तो इसके अंदर तीन मोटा मोटी तौर पे तीन तरह के स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, दूसरा स्टेप आता है इसके बाद में क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, और थर्ड स्टेप होता है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। बस आपको इतना ध्यान रखना है। क्लियर? बाकी ये जो चीज़ें हैं वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, आपको ध्यान में रखना। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन एंड CO2, एंड डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।